14 अक्टूबर 1981 दिल्ली में एक पंजाबी अपर मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है गौतम गंभीर। जब गौतम के नाना नानी सतपाल गुलाटी और आशापाल गुलाटी ने गौतम को देखा तो उनको गौतम पर इतना प्यार आ जाता है कि उन्होंने गौतम को हमेशा के लिए अपने पास गोद रख लिया। इस तरह 18 दिन के बाद से ही गौतम को उसके माता पिता की जगह उसके नाना नानी ने अपने पास रख लिया। गौतम की शुरुआती पढ़ाई 12 खंबा रोड पर मौजूद मॉडर्न स्कूल से होती है और यहीं पर उन्होंने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही गौतम अच्छे खिलाड़ी थे और लग रहा था कि जल्द उनका अंडर 14 में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सेलेक्टर्स ने गौतम गंभीर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसने सेलेक्टर्स को मनाया और इस बच्चे का सिलेक्शन करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम था अरुण जेटली। 12 साल की उम्र का था तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था अंडर 14 में, डिस्पाइट कि मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। गौतम के पिता दीपक गंभीर एक बड़े और सक्सेसफुल टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे, यानी कपड़ों का धंधा था, और उनके दिल्ली के तत्कालीन सीएम और भाजपा नेता मदन लाल खुराना के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे ही दीपक गंभीर के रिलेशन अरुण जेटली के साथ भी अच्छे थे, जिनका दिल्ली क्रिकेट पर काफी प्रभाव था और आगे चलकर वे सालों तक दिल्ली क्रिकेट यानी DDCA के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। 13 साल तक DDCA के अध्यक्ष रहे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जेटली पर आरोप पद के दुरुपयोग का लगा। साल 1999 में अरुण जेटली DDCA की प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सेलेक्टर्स नहीं चाहते थे कि वे गौतम को दिल्ली की रणजी टीम के लिए चुने। इसके पीछे कारण था गौतम की उम्र। इस वक्त गौतम की उम्र मात्र 17 साल थी और वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सेलेक्टर्स ने कहा कि गौतम को अभी अंडर 19 ही खेलना चाहिए, रणजी खेलने के लिए उनकी उम्र काफी कम है। लेकिन एक बार फिर अरुण जेटली ने गौतम का साथ दिया और साल 1999 में केवल 17 साल की उम्र में ही गौतम गंभीर को दिल्ली की तरफ से अपना पहला रणजी मैच खेलने के लिए मिल जाता है। अपने पहले मैच में गंभीर ने 33 रन बनाए, इसलिए अगले 2 मैचों में गंभीर को मौका नहीं मिलता। लेकिन अपने दूसरे मैच में गंभीर ने शानदार 73 रन मारे। इस वक्त गौतम गंभीर 12वीं में पढ़ रहे थे और रणजी में भी रन बना रहे थे। साल 2002 में गंभीर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए लगातार 2 दोहरे शतक मारे। इस कारण गंभीर का टीम इंडिया के लिए रास्ता खुल जाता है। साल 2003 में गंभीर को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए मिल जाता है। हालांकि अपने इस पहले मैच में गंभीर मात्र 11 रन पर ही आउट हो जाते हैं। आगे भी गंभीर का परफॉर्मेंस कभी अच्छा तो कभी बुरा चलता रहा, इसलिए साल 2007 तक गंभीर कभी टीम इंडिया से बाहर रहते तो कभी अंदर आ जाते। जब साल 2007 में इंडिया की वर्ल्ड कप टीम बनाई गई तो गंभीर को जगह नहीं मिली। ये गंभीर के क्रिकेट करियर के सबसे लोवेस्ट मोमेंट्स में से एक था। यहाँ गंभीर सोचने लगे कि वे क्रिकेट छोड़कर अपने पिता का बिजनेस संभाल लेते हैं। गंभीर को लगा कि उनका क्रिकेट करियर अब खत्म हो चुका है, इसलिए गंभीर ने 2 महीने तक बल्ले से हाथ नहीं लगाया। इंटरेस्टिंगली जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी उसने इतना खराब परफॉर्मेंस किया कि बांग्लादेश से भी हार जाती है और बाद में श्रीलंका से भी हार कर टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो जाती है, यानी इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। इंडियन टीम की ऐसी बुरी हार की किसी ने कल्पना नहीं की थी। Security was increased outside Mahendra Singh Dhoni's house in Ranchi. The house had been attacked last week after India's loss to Bangladesh. Skipper Rahul Dravid's house in Bangalore was also under tight security. टीम इंडिया की इस दुर्गति के बाद गौतम गंभीर को खुद को साबित करने का एक और मौका मिल जाता है। इसी साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप होना था, जिसके लिए इंडियन टीम में गौतम गंभीर का सिलेक्शन हो जाता है। इस पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल मैच में खेलते हुए टीम इंडिया के 40 रन पर ही 2 विकेट गिर जाते हैं। इस मुश्किल वक्त में गंभीर ने 75 रन मारकर टीम इंडिया को 157 रन की ठीक ठाक पोजीशन में पहुंचा दिया। इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को आखिरी ओवर में मात्र 13 रन चाहिए थे, लेकिन मिसबाह उल हक की विकेट के साथ ही इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में गंभीर इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनते हैं। अब टीम इंडिया में गौतम गंभीर की जगह पूरी तरह से पक्की हो जाती है। यहां से गौतम गंभीर के क्रिकेट करियर का गोल्डन पीरियड शुरू होता है, जो साल 2011 तक चलता है। अब गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट में इंडिया के परमानेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। इस दौर में गंभीर ने लगातार 5 शतक भी लगाए और ऐसा करने वाले वे पहले इंडियन प्लेयर बने। गंभीर से पहले केवल पूरी दुनिया में 3 खिलाड़ी ही ये कारनामा कर
कर पाए थे, जिनमें से एक क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी माने जाने वाले डॉन ब्रैडमैन भी थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए ही गंभीर को साल 2009 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है। गंभीर के लगातार परफॉर्मेंस के कारण उन्हें 2011 में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मौका मिल जाता है। इस वर्ल्ड कप में गंभीर ने कई इंपोर्टेंट पारियां खेली और इंडिया को जिताया और भारत की तरफ से सचिन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनते हैं। 50 for Gautam Gambhir. It's come in quick time and most importantly at a very important time. 2 अप्रैल 2011 के दिन श्रीलंका और इंडिया के बीच 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 274 रन बनाए। एक बार को लग रहा था कि इंडिया आसानी से ये रन बना लेगा, लेकिन ओपनिंग में आए वीरेंद्र सहवाग दूसरी ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब इंडिया 31 रन पर था, तब सचिन तेंदुलकर भी 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहां से मैच काफी टफ लग रहा था। 1-2 और गलतियां होती तो इंडिया ये वर्ल्ड कप हार जाता, लेकिन इस मुश्किल टाइम में गौतम गंभीर ने 97 रन की बड़ी पारी खेल डाली। अंत में गंभीर के बाद आई युवराज ने 21 रन और धोनी ने 91 रन की शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दिया। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room and इस तरह 28 साल बाद जाकर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसके एक हीरो गौतम गंभीर भी थे। लेकिन टीम इंडिया और गौतम गंभीर का मुश्किल वक्त अब शुरू होने वाला था। वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर गई, लेकिन यहां इंडियन टीम चारों के चारों टेस्ट मैच हार जाती है। बाकी खिलाड़ियों की तरह ही गंभीर भी इस सीरीज में ज्यादा रन नहीं बना सके। जनवरी 2012 में इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में भी चारों मैचों में हार मिलती है। इससे टीम इंडिया के मनोबल को बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ही 2012 कॉमनवेल्थ बैंक यानी कि सीबी ट्राई सीरीज शुरू होती है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमों को खेलना था। यहाँ भी इंडिया को बुरी हार मिलती है और इंडिया सीरीज से बाहर हो जाती है। But India also being knocked out of the one-day series now in Australia, less than a year after we lifted the World Cup. सीबी सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया की चौतरफा बुराई होने लगी, इसलिए बीसीसीआई ने टीम में कुछ बदलाव किए, जिनमें से एक बदलाव था गौतम गंभीर को वाइस कैप्टेंसी से हटाकर कोहली को वाइस कैप्टन बना देना। कोहली को वाइस कैप्टन बनाने के पीछे एक बड़ा कारण उनका परफॉर्मेंस था। ये विराट कोहली ही थे जिन्होंने सीबी सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे और एक मैच जिताया भी था। ये बात गौतम गंभीर को बहुत बुरी लगती है कि टीम के खराब प्रदर्शन करने पर कप्तान धोनी को हटाने की जगह वाइस कैप्टन यानी कि उन्हें हटा दिया। यहां से धोनी और गंभीर के बीच चीजें कुछ बिगड़ने लगती हैं और यहीं से गंभीर की कोहली से तकरार शुरू हो जाती है। दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के दौरान खबर आने लगी कि धोनी ने गौतम गंभीर के एटीट्यूड से परेशान होकर बीसीसीआई से शिकायत कर दी है। More breaking is coming in. Dhoni is unhappy with Gambhir's on-field attitude and has complained to the BCCI. आगे गंभीर को 4 टेस्ट और 8 वनडे खेलने को मिलते हैं। इन मौकों पर गंभीर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और उन्हें साल 2013 में वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। आगे गौतम गंभीर को खराब प्रदर्शन करने के लिए टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। गंभीर को ड्रॉप आउट करने के पीछे सिर्फ उनका खराब परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा कारण रहा उनका एटीट्यूड। यही कारण है कि गंभीर की अपने दोस्त रहे इंडियन टीम के चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल से भी दोस्ती खराब हो जाती है। इसके कुछ महीने बाद आईपीएल 2013 के दौरान गौतम गंभीर की विराट कोहली से लड़ाई हो जाती है। आरसीबी और केकेआर के एक मैच में कोहली आउट होने के बाद मैदान से बाहर जा रहे थे। तभी केकेआर के खिलाड़ी बालाजी ने कोहली पर कुछ एग्रेसिवली कहा, जिस पर कोहली ने रिएक्ट किया तो गंभीर कोहली की तरफ गुस्सा करते हुए चले आते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। relax. विराट कोहली, गौतम गंभीर। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद गंभीर डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े रहे, लेकिन मार्च 2017 में गौतम गंभीर एक बड़े मामले में फंस जाते हैं। गंभीर पर आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली टीम के कोच केपी भास्कर को ह्यूमिलिएट किया है और उन्होंने भास्कर को गालियां भी दी और उन पर पर्सनल अटैक किए हैं। Delhi skipper Gautam Gambhir insulted KP Bhaskar during the last tie of the Vijay Hazare Trophy against Uttar Pradesh. DDCA की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर को दोषी पाया और कहा कि गंभीर
गंभीर ने पहले से योजना बनाकर भास्कर से लड़ाई की और उन्हें अपमानित किया। गंभीर के इस व्यवहार के कारण डीडीसीए ने उन्हें 4 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया। 2018 के आईपीएल में गौतम गंभीर केकेआर की जगह दिल्ली डेयरडेविल्स में वापस लौट आते हैं, जिसका उन्हें कप्तान भी बनाया गया। Gautam Gambhir, who captained Kolkata Knight Riders for 7 years in Indian Premier League, was named the new skipper of Delhi Daredevils. लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स पहले 6 मैच में से केवल 1 मैच ही जीत पाई। खुद गौतम गंभीर इन 6 मैच में केवल 85 रन बना सके। इस आईपीएल के कुछ महीने बाद ही दिसंबर 2018 में गौतम गंभीर ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। After more than 15 years of cricket for my country, I want to retire from playing this beautiful game. संन्यास के कुछ दिन बाद गौतम गंभीर ने इंडियन टीम के कोच रवि शास्त्री को लेकर एक बयान दे दिया। दरअसल कोच रवि शास्त्री ने कोहली की टेस्ट टीम को पिछले 15-20 साल में विदेशी पिचों पर टीम इंडिया की सबसे अच्छी टीम बताया था। If you look at the last 3 years, we won 9 matches overseas and 3 series. I can't see any other Indian team in the last 15-20 years who had that kind of run in such a short time. न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में गंभीर ने कहा कि उन्हें इस बयान पर हंसी आती है और जब आपने खुद कुछ नहीं जीता होता है तो ऐसा लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने हैं वही सबसे अच्छी है। गंभीर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रवि शास्त्री ने इनफ क्रिकेट नहीं देखी है और अगर इनफ क्रिकेट देखी होती तो वो इस तरीके का बयान नहीं देते। क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज टीम 15 सालों में रवि शास्त्री ने क्लेम किया था। हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी। गौतम गंभीर का इतने सीनियर खिलाड़ी पर ऐसा पर्सनल कमेंट करना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, जो खिलाड़ी टीम इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का हिस्सा रहा हो। लेकिन गंभीर यहीं पर नहीं रुकते। मार्च 2019 में गंभीर ने कोहली को एक भी आईपीएल ट्रॉफी न जीतने के लिए एक बार फिर से तंज कसा। गंभीर ने कहा कि कोहली लकी हैं कि 7-8 साल तक ट्रॉफी न जीतने के बाद भी आरसीबी ने उन्हें कप्तान बनाया हुआ है। Obviously you want to win when you play the IPL, but look, I'm doing what I'm supposed to do. I don't care about whether I'm going to be judged on this or not. इधर देश में 2019 के लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहे थे। इन चुनावों से ठीक पहले मार्च 2019 में गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। गंभीर को भाजपा में लाने में अरुण जेटली का बड़ा हाथ था। भाजपा ने गौतम गंभीर को ईस्ट दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में गंभीर ने कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को 3.91 लाख वोटों से हरा दिया और सांसद बन जाते हैं। I, Gautam Gambhir, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God. राजनीति में आने और सांसद बनने के बाद भी गंभीर कमेंट्री करते रहे। नवंबर 2019 में जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर संसदीय समिति की बैठक हो रही थी, उस वक्त गंभीर इस बैठक में शामिल न होकर इंदौर में हो रहे इंडिया बांग्लादेश मैच में कमेंट्री कर रहे थे। यहाँ से गंभीर की वीवीएस लक्ष्मण के साथ जलेबी और पोहा खाते हुए तस्वीरें आईं, जिसके कारण गंभीर की काफी आलोचना हुई। आज प्रदूषण पर शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई सांसद नदारद रहे। बैठक में ना पहुंचने वालों में पूर्वी दिल्ली से सांसद, बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी रहे। कमेंट्री बॉक्स तक ही गौतम गंभीर की गंभीरता सीमित है। इधर अप्रैल 2020 के दिन 2011 वर्ल्ड कप जीत के 9 साल पूरे होने पर ESPN ने धोनी की वर्ल्ड कप फाइनल के आखिरी छक्के वाली एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, वो शॉट जिसने लाखों भारतीयों को जश्न से झूमने पर मजबूर कर दिया। इस ट्वीट में ESPN ने धोनी का जिक्र नहीं किया और ना ही उन्हें वर्ल्ड कप जिताने का क्रेडिट दिया। लेकिन गंभीर ने इस ट्वीट पर कूदते हुए लिखा, आपको एक बात याद दिला दूं, ESPN 2011 वर्ल्ड कप पूरे इंडिया और इंडियन टीम और सपोर्ट स्टाफ ने जीता था। अब समय आ गया है कि आप एक छक्के को लेकर अपना ऑब्सेशन छोड़ दें। मैंने सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहे, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। धोनी को लेकर गौतम गंभीर में इस हद तक ऑब्सेशन बढ़ गया कि जहां भी धोनी और वर्ल्ड कप का जिक्र होता, गंभीर ट्रिगर हो जाते। 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया? हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के 10 साल पूरे होने पर गंभीर ने धोनी को निशाना बनाया और कहा, असल में 1 अरब लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, एक छक्के ने नहीं। 2011 का वर्ल्ड कप किसने जिताया था? रॉन्ग आंसर ओनली, रॉन्ग आंसर। सही नहीं देना। 2 लोगों ने।
2023 में गंभीर की कोहली से एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। दरअसल आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि एलएसजी के बीच मैच हो रहा था। इन दिनों गौतम गंभीर एलएसजी टीम के मेंटर थे। इस मैच के दौरान कोहली और एलएसजी के नवीन उल हक की कहासुनी हो जाती है। इसके बाद कोहली एलएसजी के केल मेयर्स के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तभी गंभीर आए और मेयर्स का हाथ पकड़कर कोहली से दूर खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद गंभीर कुछ कहते हुए एग्रेसिवली कोहली की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर धोनी और कोहली के साथ गंभीर का झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि जून 2023 में गंभीर ने पान मसाला का ऐड करने के लिए सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग को आड़े हाथ ले लिया। मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के। गंभीर ने पान मसाला के ऐड को लेकर जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि खुद गंभीर शराब कंपनी रॉयल स्टैग का ऐड कर चुके थे। Have I made it large? Seagram's Royal Stag Mega Cricket. It's your life. Make it large. इसमें भी कमाल की बात ये रही कि अक्टूबर 2024 में गंभीर ने खुद एक बैटिंग ऐप रियल 11 का ऐड ट्वीट करके प्रमोशन किया, जो जुआ नौजवानों के लिए नशे की तरह ही खतरनाक माना जाता है। इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनको याद दिलाया कि कैसे खुद गंभीर ने ही पान मसाला और बैटिंग ऐप को प्रमोट करने वाले क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज किया था। इधर भाजपा में भी गौतम गंभीर को लेकर बहुत अच्छे फीडबैक नहीं आ रहे थे। जून 2023 में एक बैठक में गंभीर का पूर्वी दिल्ली के 2 बीजेपी विधायकों से झगड़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी शामिल थीं। इसके अलावा गंभीर भाजपा की बैठकों में भी नहीं जाते थे। मार्च 2024 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले गौतम गंभीर ने मोदी और शाह का धन्यवाद देते हुए पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान कर दिया। जब से वो यहाँ पे सांसद बन के आए पिछले 5 साल से, तो सर हमने तो आज तक उनका चेहरा देखा नहीं कि सांसद बनने का उनका चेहरा होता कैसे है। राजनीति छोड़ने के बाद 2024 आईपीएल में गंभीर अपनी पुरानी टीम केकेआर के मेंटर बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस साल केकेआर आईपीएल जीत जाती है। इस वक्त केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, लेकिन उनसे ज्यादा केकेआर की जीत का क्रेडिट गंभीर को मिलता है। लेकिन जब अपनी बारी आई तो गंभीर ने एक भी बार नहीं कहा कि इस जीत का क्रेडिट उन्हें नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर को जाता है। My special thanks to Gigi. I have not thanked him specially. 9 जुलाई 2024 के दिन बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया। इस बात पर बहुत से लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले गंभीर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग का कोई अनुभव नहीं था और केवल एक आईपीएल ट्रॉफी की वजह से उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया। वे भारतीय क्रिकेट के अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र वाले कोच बने, जिन्हें क्रिकेट छोड़े हुए अभी मात्र 5 साल हुए थे, और उन्हें सीधे हेड कोच बना दिया गया टीम इंडिया का। साफ था उन्हें अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा मिला। BCCI Secretary Jay Shah has announced that Gautam Gambhir, the mentor of the Kolkata Knight Riders, will be the next coach of Team India, replacing Rahul Dravid. पूर्व भाजपा नेता रहे गौतम गंभीर को न केवल हेड कोच बनाया गया, बल्कि उनकी मर्जी की कोचिंग टीम भी उन्हें बनाने दी गई। गंभीर के कहने पर अभिषेक नायर और रायन टेन डॉसेट को असिस्टेंट कोच बना दिया जाता है। ये दोनों केकेआर में भी गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच रहे थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के मॉर्नी मॉर्केल को भी इंडियन टीम का बॉलिंग कोच बना दिया जाता है, जो गंभीर के साथ एलएसजी में काम कर चुके थे, यानी लखनऊ वाली टीम में उनके साथ काम कर चुके थे। गंभीर के हेड कोच बनने के बाद अगस्त 2024 में इंडियन टीम ने श्रीलंका जाकर पहली सीरीज खेली, लेकिन 3 मैचों की इस सीरीज में इंडियन टीम 2 मैच हार जाती है और 1 मैच टाई हो जाता है। पिछले 27 साल में ये पहली बार था जब इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज हारी हो। अगस्त 1997 से श्रीलंका इंडिया के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में भी न्यूजीलैंड की टीम एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया आती है। इससे पहले इंडिया अपने होम ग्राउंड पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीत चुकी थी। लगभग 12 साल से इंडिया अपने होम ग्राउंड पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, लेकिन इस बार इंडिया को अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टेस्ट सीरीज में भी बुरी तरह से हार जाती है। यह 10 साल में पहली बार था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज हार जाती है। इससे पहले इंडिया लगातार 4 बार से ये सीरीज जीतती हुई आ रही थी और 2 बार ये ऑस्ट्रेलिया में जीती। बीसीसीआई भी इंडियन टीम की इस हालत से खुश नहीं थी, खासकर इस बात से कि टीम इंडिया के मैनेजमेंट में
केकेआर के इतने ज्यादा लोग शामिल हैं। इसलिए अप्रैल 2025 में अभिषेक नायर को हटा दिया जाता है, जिन्हें गौतम गंभीर लेकर आए थे। हालांकि गौतम गंभीर ने इसका कोई विरोध नहीं किया। अभिषेक नायर को उनके पद से हटा दिया है। वही फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बीच गौतम गंभीर के रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैच के बाद किसी वीडियो में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच टीम ड्रेसिंग रूम में बहस होती दिखाई दे रही है, तो किसी वीडियो में गौतम गंभीर को अनदेखा करते हुए विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं। गंभीर की तरफ से सीनियर खिलाड़ियों पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का दबाव बनाया जाने लगा। गंभीर ने कहा कि अगर खिलाड़ी इंडियन टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उन्हें पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जाता है कि ये इशारा रोहित और विराट की तरफ था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। I would always like everyone to play domestic cricket. That is how much importance domestic cricket needs to be given. Not only one game, if they're available and they have the commitment to play red ball cricket, everyone should play domestic cricket. As simple as it can get. If you don't give importance to domestic cricket, you will never get the desired players what you want in test cricket. गंभीर के इस बयान के बाद बीसीसीआई ने सीनियर प्लेयर्स के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य कर दिया और चेतावनी दी कि अगर कोई खिलाड़ी रणजी नहीं खेलता तो इसका उनके इंडियन टीम में सिलेक्शन पर असर पड़ेगा। इसके बाद रोहित और विराट को 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन सबके बीच मार्च 2025 में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। इस टूर्नामेंट में रोहित और कोहली दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ये जीत गंभीर के हेड कोच बनने के बाद टीम की पहली बड़ी जीत थी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित ने कोहली के साथ कहा कि हम कोई रिटायर नहीं हो रहे हैं। One more thing, I'm not going to retire from this format, just to make sure that no rumors are spread moving forward. लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद ही 7 मई के दिन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उसके बाद आपको याद होगा माइकल क्लार्क को उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, कप्तानी करूंगा। 5 दिन बाद यानी 12 मई को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। India's best players, Virat Kohli has announced retirement from Test cricket. आरोप लगने लगे कि गौतम गंभीर ने इन दोनों खिलाड़ियों को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया है। अक्टूबर 2025 में रोहित शर्मा को एक और बड़ा झटका मिलता है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तानी दे दी। ये भारतीय क्रिकेट में शायद पहली बार था जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के बाद किसी खिलाड़ी को कप्तानी से हटा दिया गया हो। रोहित को न केवल कप्तानी से हटाया गया बल्कि उन्हें और विराट कोहली को टीम में सिलेक्शन को लेकर भी इनसिक्योर फील करा दिया गया। इंडियन टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने 2027 वर्ल्ड कप की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेलेक्ट किए जाने पर कुछ ठोस जवाब नहीं दिया और कहा कि पता नहीं 2 साल बाद क्या स्थिति होगी। 5% would say that they would want to see Virat Kohli and Rohit Sharma in the 2027 ODI World Cup squad. What are your thoughts as the chief selector? 2 years time we don't know what the situation is going to be. इंडियन टीम का माहौल इतना खराब हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया में हुए वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और अजीत अगरकर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। न गंभीर और कोहली के बीच कोई खास बातचीत देखने को मिली। शुभमन गिल की कप्तानी में हुई इस वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 2-1 से हरा दिया। Australia have in fact continued their domination over India with a 2-wicket victory in the second ODI at Adelaide Oval. नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आती है। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। इंडियन टीम 25 साल बाद अपने घरेलू मैदान में पहली बार साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारी थी। क्योंकि पिछले अगर हम 7 टेस्ट मैचेस घर पर देखते हैं तो उसमें से 5 मुकाबले हम हारे हैं, 2 हम श्रृंखलाएं वाइट वॉशेस यार, जो आज तक नहीं हुआ था वैसा कुछ दिख गया है। साउथ अफ्रीका के भारत दौरे के दौरान जब 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होती है तो टीम इंडिया के अंदर के माहौल का सच बाहर आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स आई कि गंभीर और रोहित विराट के संबंध ठीक नहीं चल रहे। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें विराट कोहली गौतम गंभीर को इग्नोर कर देते हैं। खराब होते रिश्तों का एक कारण गंभीर द्वारा इन सीनियर प्लेयर्स पर डोमेस्टिक विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का दबाव बनाना भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित तो इसके लिए तैयार हो गए लेकिन विराट तैयार नहीं थे। साउथ अफ्रीका से हुई इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की 2-1 से जीत होती है।
और विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। और इससे पहले रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, जिस सीरीज को इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार गई थी। यानी दोनों सीनियर प्लेयर्स शानदार परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों सीनियर प्लेयर्स को इनसिक्योर फील कराया जा रहा था और इन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। Look, first you got to realize that ODI World Cup is 2 years away from now. I think it's important to stay in the present. That's more important, and it's important that young boys coming into the setup. बीसीसीआई पर राजनीति के कंट्रोल के कारण गंभीर फिलहाल अनचैलेंज्ड बने हुए हैं। यही कारण है कि गौतम गंभीर बिना बड़े पब्लिक सपोर्ट के भी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स को कॉर्नर करने की हद तक गए, लेकिन इसका नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ा। यहाँ कपिल देव का हालिया बयान मेंशन करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉडर्न क्रिकेट में हेड कोच की भूमिका टेक्निकल कोचिंग से ज्यादा खिलाड़ियों को संभालने और मैनेज करने की होती है। अगर कोई खिलाड़ी पहले से लेग स्पिनर या विकेट कीपर है तो हेड कोच उसे क्या सिखाएगा। कपिल देव ने कहा कि हेड कोच या मैनेजमेंट की असली जिम्मेदारी खिलाड़ियों को संभालना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। लेकिन गंभीर के बाद टीम में वैसा ही माहौल बन चुका है जैसा कभी कोच ग्रेग चैपल के समय हुआ करता था। गौतम गंभीर को देखकर यही कहा जा सकता है कि वे एक इमोशनल इंसान हैं जो खूब सारे जुनून से भरा हुआ है, जिसने इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा इंपोर्टेंट रोल निभाया। वे अपने समय के एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का ईगो उनके अंदर के प्लेयर से बहुत बड़ा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।